प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का निधन, संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ है शव। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन पर प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गजों ने जताया शोक। बच्चों के वैक्सीनेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, फाइजर ने कहा कोरोना का टीका 5 से 11 साल के बच्चों पर भी प्रभावी। जेल से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाकर वसूले 200 करोड़ मदद करने वाले आरोपी 9 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई तय। श्रीनगर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच डिप्टी कमिश्नर बोले नियम तोड़े गए तो लॉकडाउन लगा देंगे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का आज संदिग्ध परिस्थिति में निधन हो गया। प्रयागराज के श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में उनका शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। वहीं इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की एक अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम नेताओं ने भी ट्वीट कर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपको बता दें कि आज संदिग्ध परिस्थितियों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज का शव बरामद किया गया है। फांसी के फंदे पर झूलता हुआ उनका शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से लगातार अखाड़े में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जो लगातार पूरे मामले पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं नरेंद्र गिरी की निधन के बाद से लगातार तमाम दिग्गज नेताओं का इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है। तस्वीर इस वक्त आप सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट की देख पा रही हैं, जहां पर उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का मौत की सूचना मिली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है और साधु समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मांग करता हूं कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो और जांच ऐसी हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि यह आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा। महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने सरोजनी नगर विकास खंड कार्यालय में प्रेक्षागृह में प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंध में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 20 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 1,64,220 रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरोजनी नगर के पिपरसंद इलाके में उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक लैब का निर्माण और उसकी स्थापना की जाएगी, जिसकी लागत 220 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ कानपुर रोड स्थित तालाब को छठ पूजा स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी 48,92,000 की राशि स्वीकृत किया जा चुकी है।
मुझे लगता है कि अगर विपक्ष घर में बैठकर फेसबुक और ट्विटर से निकलकर बाहर आए और सड़कों पर जाए और देखे कि क्या क्या काम हुआ है, खासकर कोविड के दौरान, तो मुझे लगता है कि उनको ये जानकारी हासिल हो जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही, लुभावने नारे वादे शुरू हो गए हैं। आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति की बात अगर आप करेंगे, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस मंशा से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। रणनीति वो लोग बनाते रह जाएंगे, कभी उन लोग वो भी सरकार में थे, विपक्ष भी सरकार में थी, लेकिन उन लोगों ने क्या काम किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए आज शायद सत्ता। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग में अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर रामबाबू हरित ने अपने 3 महीने के कार्यकाल के लेखा जोखा प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किया। आयोग में अपने कार्यकाल में किए गए कामों को बताते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि मेरे पास बीते 3 महीनों में 1817 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से 591 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। 24 से ज्यादा मामलों में पीड़ित को 37 लाख से ज्यादा की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। तो लखनऊ में SC/ST आयोग की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जहां पर कार्यकाल में जो भी लेखा जोखा था उसे सबके समक्ष रख दिया गया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित ने अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो भी काम किए उनका लेखा जोखा उन्होंने आज प्रेस वार्ता में सबके समक्ष रख दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीते 3 माह में 1817 प्रार्थना पत्र आए थे, जिसमें से 591 मामलों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। वहीं 24 से ज्यादा मामलों में पीड़ितों को 37 लाख से भी ज्यादा की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामबाबू हरित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस विषय प्रेस वार्ता की गई है? अध्यक्ष बने मुझे 3 माह हो चुके हैं। 3 माह में आयोग ने अपनी क्या क्या उपलब्धियां की, उस संदर्भ में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर मामलों की बात करें तो आपने बताया कि 1817 मामले आपके संज्ञान में आए हैं। कितने मामलों का निस्तारण हुआ है और किन बाकी है? लगभग 1226 मामले हमने संबंधित विभागों को भेज दिए हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि निस्तारण उनका अतिशीघ्र हो जाएगा। बहुत छोटे मामले होते हैं, गाली गलौज हो गया, मारपीट हल्की सी हो गई, तो वो मामला वहीं पे निपट जाएगा। 591 केसेस में हम साक्ष्य मंगा रहे हैं और उसके बाद साक्ष्य देखते हैं, और मैं समझता हूं कि साक्ष्य जब हमारे पास आता है तो उसमें न्याय भी पूरा मिल जाता है पीड़ित व्यक्ति को, और जो कहीं छोटी मोटी बातें होती हैं उनका निराकरण भी साथ के साथ लोकल स्तर पर ही हो जाता है। बताया कि मीडिया के माध्यम से भी हमने 3 मामले लिए हैं, तो आपको क्या मानना है, मीडिया के माध्यम से जो मामले आप ले रहे हैं वो कहाँ तक उनमें से? देखिए, मीडिया के पास जहाँ से भी सूचना आती है तो हम उसको संज्ञान में लेते हैं। अब जैसे एक मैंने मामला लिया सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में एक लड़की थी, वो टीचर थी, और उसका जो उसमें वीडियो चल रहा था, वीडियो में वो बार बार कि मुझे दबंग परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चंदौली का मामला था ये, तो मैंने उसकी जांच कराई तो पता लगा कि वह ब्राह्मण लड़की थी और परेशान करने वाले भी ब्राह्मण थे, उसको दबंग कुछ ब्राह्मण थे। उसके माता पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, उसके छोटे भाई बहन थे, वो पढ़ा करके किसी तरह अपने जीवन पालन कर रही है, तो उसको भी हमने संज्ञान में लिया। आयोग का जैसे हमारे उसमें नहीं आता, लेकिन हमने संज्ञान में लिया और लेकर के संबंधित हमने SSP उनसे बात की और उसकी FIR वगैरह भी कराई है, और उसको ये व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि कभी भी कोई भी परेशानी आए तो मैंने अपना नंबर भी दे दिया उसको और बता दिया है कि आप तुरंत जो है 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाइएगा। ये मीडिया का मामला संज्ञान में कैसे लेते हैं? कोई आपके IT सेल है, किस तरह क्रियान्वयन किया जाता है? अभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें फ़ोन कर देते हैं, शुभचिंतक होते हैं कि साहब ये मामला चल रहा है, तो उसको हम देखते हैं, फिर हम कहते हैं उनके पास कॉपी भाई हमारे पास फॉरवर्ड करिए, फॉरवर्ड करके देखते हैं, उसको पूरा देख करके फिर उसको देखते हैं कितनी गंभीरता है उसमें। बाकी आपकी जो है चैनलों में चलता रहता है, उससे भी हम ले लेते हैं। आपको नहीं लगता कि आयोग में कोई IT सेल होना चाहिए जिस तरह के मामलों का संज्ञान ले पाए? मीडिया के माध्यम से जो मिलता है वो तो ठीक है। IT सेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हमारे हैं, हमारे पास पोर्टल वेब भी है, हमारे पास फैक्स भी है, हमारे व्हाट्सअप भी है। हम व्हाट्सअप को निकाल के कॉपी निकाल के भी कार्रवाई कर देते हैं, इसलिए वो काम पूरा कर देते हैं उसमें। क्या मानते हैं, IT सेल बनाना चाहिए? विभाग है, इतना बड़ा आयोग है।
बनाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कम धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। क्या माना गया बजट आपके कार्यकाल में ऐसा हो सकता थोड़ा बजट का भी ये वैसे नहीं, मैंने अभी उसमें किया है ये मैंने पोर्टल वेब पे पूरा डाला हुआ है, अपना नंबर डाला हुआ है अपने सभी सदस्यों का, सबका, कि कोई भी कहीं से किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। आपने बताया 24 प्रकरणों में 37 लाख कुछ की सहायता की गई है। इसके अलावा कि सरकारी योजनाओं में भी अगर कोई खुलासा वो घोटाला होता है या क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, उसमें भी इसके आयोग संज्ञान लेता है? मैं जब जाता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, जिलों में जाता हूँ, तो जो हमारी सरकार के द्वारा, जो केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं इन गरीब समाज के लोगों के लिए, इसमें अनुसूचित समाज भी है, अपना अति पिछड़ी समाज भी है, और जो सवर्ण समाज भी गरीब है, इनके लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सबका संज्ञान लेता हूँ मैं, और सबके बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मैं पहले जो है विधायक भी रहा हूँ 3 बार, 2 बार मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ को समझता हूँ। एससी के साथ साथ मैं उनका भी निपटारा करता हूँ। जैसे अभी उन्होंने ब्राह्मण लड़की के बारे में आपको बताया। आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ अलग कार्यकाल रहेगा, क्या कुछ अच्छा एक नई पहल SC/ST आयोग में करने वाले हैं अपने माध्यम से? एक तो पहल मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे कभी भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे आप फ़ोन करेंगे कभी भी, तो मैं फ़ोन को उठाता हूँ, लेकिन जैसे अब मैं इस समय बिजी हूँ, अभी फ़ोन नहीं उठा सकता, तो मैं बाद में जब फ्री होता हूँ तो हर मिस कॉल को मैं दोबारा से फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि क्या चीज़, उसमें बहुत अच्छी चीज़ मेरे पक्ष की भी निकलती है, मेरे फायदे की भी निकलती हैं। तो एक तो मैंने नियम ये बनाया हो कि मैं स्वयं फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके उस व्यक्ति से बात करता हूँ। दूसरा जो है, यदि मुझे लगता है गंभीर, तो मैं अपने व्हाट्सअप नंबर पर भी उन शिकायतों को मंगा लेता हूँ और उसको यहाँ से निकलवा के कॉपी उस पर कार्रवाई करा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा ये कर रहा हूँ अपना। और तीसरा जो है, मैंने इस प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट करके, एक हिस्से में मेरे एक उपाध्यक्ष जाते हैं, दूसरे में दूसरे उपाध्यक्ष जाते हैं, तीसरे में, तो हम लोग पूरे प्रदेश में मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट करने का लाभ हमें ये मिल रहा है कि हम जनता से सीधे जुड़ रहे हैं और जो सरकार की योजनाएं वो सीधे जनता के घर तक पहुंचे, उनकी जानकारी मिले। जैसे मैंने एक पत्रक भी छपवाया है, आपकी जानकारी में पत्रक भी मिला हुआ आपको, उस पत्रक का छपवाने का मैंने प्राइवेट छपवाया अपनी तरफ से, आयोग से उसमें कोई वो नहीं है योगदान, इसलिए छपवाया है कि जनता में जागरूकता भी आए। जनता में जागरूकता आएगी तो वो फिर उसके हिसाब से आगे अपना सुनिश्चित करेंगे कार्रवाई। तो ये भी हमने काम किया है। तो हम पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समय समय पे हम जब जाते हैं जिस जनपद में, वहाँ प्रेस को बुलाते हैं, प्रेस को बुला के प्रेस से बात करते हैं, तो प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में चीज़ें जाती हैं। और एक हम और अच्छी चीज़ कर रहे हैं इसमें, अभी हमने जोड़ी है कि मैं जिस जनपद में जा रहा हूँ वहाँ किसी न किसी अनुसूचित समाज की बस्ती में एक मीटिंग करता हूँ मैं। उसमें मतलब कहीं 200 लोग होते हैं, कहीं 500 होते हैं, कहीं 1000 होते हैं, कहीं 50 होते हैं, पर मैं मीटिंग इसलिए करता हूँ कि एक तो सीधा मेरा संवाद उनसे होता है, संवाद होने के साथ साथ किसी समस्या वो समस्या में ले लेता हूँ और सरकार की योजनाओं को उन्हें बता देता हूँ, भाई ये सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इनका आप लाभ उठाइए। तो इससे लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। ये थे हमारे साथ रामबाबू हरित जी। इनका कहना है कि आयोग काम कर रहा है, अलग अलग माध्यम बनाए जा रहे हैं, जनता के बीच संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सहायता इस अनुसूचित जाति और जनजाति को मिल सके। कैमरा से मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। 2022 के चुनाव नजदीक हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान कर रखा है, वहीं ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खंडारीपुर में सपा विधायक मनोज पांडे के द्वारा अनौपचारिक रूप से दस्यु सुंदरी फूलन देवी की मूर्ति लगाने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। बता दें कि सपा के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल कश्यप के द्वारा ग्राम जब्बारीपुर में पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए जहां एक और जनसभा को आयोजन किया जाना था, इस जनसभा आयोजन के साथ ही दस्यु सुंदरी फूलन देवी की मूर्ति लगाने का भी ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, मगर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के कारण वह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ये ग्राम सभा खंडारी में एक मूर्ति की स्थापना होनी थी, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी और अनुमति न लेने की एवज में प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा स्वतः जो चबूतरा निर्माण करवाया गया था हटा लिया गया है। अब कोई ऐसी समस्या 2022 का चुनाव आते ही पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने का प्रयास करती हैं। ताज़ा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंडारीपुर गांव का है। यहां पर दस्यु सुंदरी फूलन देवी की प्रतिमा को लगाने को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। हालांकि प्रशासन ने इस प्रतिमा को पूरी तरह से उखाड़ दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका थी लोगों को, और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, पर यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं और जो है सीओ दलमऊ भी हैं। हर कदम पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं।
यहाँ पर किसी तरह की कोई भी प्रतिमा अब नहीं लग पाना संभव हो पा रहा है। तो समाजवादी पार्टियों द्वारा किया गया ये कृत्य कहीं न कहीं सांप्रदायिक सद्भाव को भड़काने का भी काम कर सकता था। इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने इस चबूतरे को पूरी तरह से उखाड़ दिया है और 10 सुंदरी फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त करके शांति व्यवस्था बहाल करने की एक कोशिश की है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अभी आना यहाँ पर बाकी है। देखना है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। प्रशासन उनको रास्ते में ही रोक लेता है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला। जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेंद्र सिंह ने लखनऊ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पार्टी के विधानसभा चुनाव का एजेंडा और पार्टी के मूल विचारों पर प्रकाश डाला। जहां उन्होंने बताया कि पार्टी मुख्यतः 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलराज माधे द्वारा निर्मित संविधान का अनुसरण कर रही है। आज सरकारी तंत्र आम जन की समस्याओं को दूर कर निजी स्वार्थ पर चल रहा है। जनसंघ पार्टी प्रदेश में स्वच्छ छवि और सेवा की भावना रखने वाले युवाओं और अन्य नागरिकों के साथ एक अनुक्रियाशील और उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे के अमौली रोड पर स्थित महाविद्यालय पर भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस पर वक्ताओं ने के निशाने पर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टियां रहीं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। वहीं पर प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जहां एक ओर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने की भी कोशिश की। वहीं उनकी जुबान पर भी कांग्रेस, बसपा और सपा रही है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। विकास की गति देने का काम किया है, वही देश के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। सीमा सुरक्षित रहे उसका भी काम किया है। सीमा में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों को नए आधुनिक औजार भी चाहिए था, वो भी सरकार ने पूरा काम किया है। देश के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, आज मैं कह सकती हूँ कि कोरोना कार्यकाल में जिस तरह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, उसको कंट्रोल करने में। मुरादाबाद जनपद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुरादाबाद जनपद में जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। वहीं सीएम के आगमन से पहले सभी तैयारियां वहां पर पुख्ता कर ली गई है। इसी कड़ी में ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग के लिए जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद ऑक्सीजन प्लांट की सफल टेस्टिंग की गई है। हम लोगों के जनपद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला अस्पताल में भी आज ऑक्सीजन प्लांट हमारा ऑपरेशनल हो गया, इसकी टेस्टिंग हो गई है और महिला चिकित्सालय का भी देर सायं तक आज हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे। और इन दोनों का हम लोग लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कल जनपद भ्रमण पर आ रहे हैं। ये दोनों ऑक्सीजन प्लांट का कल बल्कि 4 ऑक्सीजन प्लांट का कानपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज रायबरेली के परास्नातक और स्नातक के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि परीक्षा फल में उन्हें कम अंक दिए गए थे, जिसके बाद से सैकड़ों छात्र छात्राओं में वहां पर आक्रोश देखने को मिला। छात्रों का आरोप है कि मनमर्जी से छात्रों को नंबर दिए गए हैं। इसी के साथ छात्र व छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और विद्यालय प्रबंधन से परीक्षा फल में मिले नंबरों को सही करवाने की मांग की गई। कानपुर यूनिवर्सिटी की लापरवाही से आज रायबरेली स्थित फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। प्रैक्टिकल के नंबर हो चाहे जैसे नंबर देना हो, कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है और आज वो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या? सर समस्या ये है कि इसमें सर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, उसमें और नंबर दिए गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए और प्रैक्टिकल के नंबर बहुत ही कम दिए गए हैं और जिस हिसाब से सब लड़कों का पेपर गया था उस हिसाब से नंबर नहीं दिए गए। किस क्लास में? सर हम BSc सेकेंड ईयर में हैं।
हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना। बेटा क्या नाम है आपका? सर मैं वर्षा यादव BSc सेकेंड ईयर से हूँ। सर हमें बस यूनिवर्सिटी से ये जानना है उन्होंने किस बेस पे हमें प्रैक्टिकल नंबर दिए हैं, क्योंकि किसी बच्चे को 22 नंबर दिया जा रहा है, किसी बच्चे को 40 नंबर दिया जा रहा है। किस बेस पे वो हमें प्रैक्टिकल नंबर दे रहे हैं, हमें बस इसी बात से है। इसकी शिकायत किसी से की आपने? हाँ, MLC तक हमारी एप्लीकेशन गई है। MLC ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने हाँ का जवाब दिया। उन्होंने कोई कार्रवाई करने के लिए अभी हमें नहीं कहा, इसीलिए हम 2 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर 2 दिन में कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे अपना देखेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी द्विवेदी है। सर हमारे जो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो गई है। हम लोगों को नंबर दिया गया ऑड इवन हिसाब से, लेकिन हम लोग को ऑड नंबर दिए गए हैं। और हम लोगों से यही है कि हम लोग को प्रैक्टिकल नंबर किस बेस पे दिया गया। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट ईयर के बेस पे दिया गया, फर्स्ट ईयर में जिसका 45 है, 45 के बाद उस बेस पे दीजिए आप नंबर। आप नंबर दे रहे हैं 22, 33, ये किस बेस पे नंबर? कितनी संख्या होगी बच्चों की जो इस तरह सफर कर रहे हैं? सैकड़ों बच्चे हैं, जितने भी BSc के स्टूडेंट हैं 50% बच्चे हैं जिनके साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही हैं। कहीं न कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी की लापरवाही से आज सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन से लेकर कानपुर यूनिवर्सिटी तक इन लोग बच्चों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। 2 दिन का समय दिया इन बच्चों ने, नहीं ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र होगा। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम TV। खबर औरैया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेले जैसी भीड़ दिखाई दी है। डॉक्टरों के कमरे में लगातार पेशेंट इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज कोल्ड, फीवर, खुजली और मौसम के हिसाब से हो रही बीमारियों के पाए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में डेंगू की भी जांच लगातार की जा रही है। वहीं डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने OPD की जानकारी दी, जहां पर उन्होंने बताया कि OPD में रोज 150 से 200 मरीज लगातार आ रहे हैं, जिसमें इस मौसम में चल रहे कोल्ड के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। हमारे अस्पताल में पूरी सभी सुविधाएं हैं और जो भी मरीज तरीके से आते सबकी यहाँ जांच की व्यवस्था है। और भाई कोविड की भी जांच वहाँ बराबर होती रहती है। और थर्ड जो आने वाला हो वेरिएंट को देखते हुए कोरोना का, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। और आजकल जो सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से डेंगू वार्ड भी बना दिया गया है और हम पूरी तरह तैयार हैं इसके लिए। और सभी जो भी मरीज आता सबकी बगैर वहाँ कमरे लेके आता हूँ, पूरी जाँच कराई जाती है। देखिए कायाकल्प में हमारी 3 साल से बाहर जो है इसमें हमारी ड्यूटी आ रही है, उसी का आज ये असेसमेंट है। तो बाहर से हमारी टीम आई है, पूरे अस्पताल का असेसमेंट कर रही है। बाकी जो हर कमरे को देख रही है, हर सभी से बात कर रही है। स्टाफ नर्स से लेबर रूम देखा जा रहा है, उसी देखा जा रहा है, कोल्ड सेल देख लिया, हर्बल वाटर देख लिया, इमरजेंसी देख ली है और डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। तो बाकी अब हमारा चल रही है। वहीं संभल जिले में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ चुकी है। आए दिन स्वास्थ्य विभाग की कोई ना कोई लापरवाही सामने आ रही है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की दबंगई और कर्मचारियों के मरीज से अभद्रता के बाद अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 108 एम्बुलेंस में धक्का लगाने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब अगर ऐसे में धक्का लगाने वाले एम्बुलेंस चलाई जाएगी तो मरीजों को समय पर इलाज कैसे मिलेगा? ये वीडियो गुन्नौर के कस्बा बबराला का बताया जा रहा है, जहां पर 108 एम्बुलेंस में 5 से 6 लोग धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस मामले पर एम्बुलेंस कर्मी से बात की गई तो उसने बताया कि उसका सेल 5 से 4 दिन से खराब बताया जा रहा है, जिसके बाद से एम्बुलेंस ठीक नहीं हो पाई है, इसलिए एम्बुलेंस को धक्का लगाकर स्टार्ट किया जा रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर के जोगिया क्षेत्र के करौंदा मसीना में सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल पर जिलाधिकारी ने भूकंप पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस आयोजन में क्षेत्रीय ग्रामीण और स्कूली बच्चों को NDRF टीम द्वारा भूकंप के दौरान किस किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से अपना बचाव करना चाहिए, उसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही घरों में फंसे लोगों को किस तरह से बाहर निकालना है, इन सभी चीजों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि पिछले 2.5 महीनों से NDRF टीम जनपद में काम कर रही है और लोगों को आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक कर रही है, जिससे बच्चे और युवा ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखते हुए खुद को और लोगों को बचा सके। मॉक ड्रिल्स करवाते हैं, पर जैसा आप लोग जानते हैं कि तराई बेल्ट और हिमालयाज के पास में रहने की वजह से एक सीस्मिक 4 जोन में ये ज़िला आता है। जनरली 5 मतलब हाईएस्ट कैटेगरी सीस्मिक 5 जोन है, तो ये सीवियरली मॉडरेट कैटेगरी में आता है और हमेशा यहाँ भूकंप के झटके आने के हमेशा चांसेस हैं।
तो उस संबंध में यहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई गई है आज, काफ़ी मेगा मॉक ड्रिल, और बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। बच्चों को अवेयर किया गया है कि कभी भी इस टाइप की कुछ भी डिज़ास्टर आता है तो अपने खुद के प्रिकॉशंस कैसे लेने, और एनडीआरएफ ने अपने भी डिस्प्ले किए हैं कि हाउ दे रेस्क्यू, कैसे वो रेस्क्यू करते हैं। वहीं हमीरपुर जिले में 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश ने शहर सहित खेतों में भी जमकर कहर बरपा रखा है। बेमौसम हुई लगातार बारिश ने किसानों की खड़ी खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं के साथ बरसे पानी से खेतों में खड़ी किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं बारिश के पानी से खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसलें इस वक्त सड़ रही हैं। खरीफ की फसल से लाखों रुपए का लाभ जो उम्मीद किसान लगाए बैठे थे, उनके अरमानों पर भी पानी फिर गया है। ग्राम चिकासी में 700-800 बीघे में उड़द, तिली और मूंग की फसलें थीं, जो पूरा किसान इस समय बर्बाद हो चुका है बरसात के कारण। और हमारे यहाँ जो अन्ना जानवर थे उन पर इस साल प्रतिबंध लगा है, क्योंकि एक भी अन्ना जानवर ग्राम प्रधान की वजह से यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो जानवरों की तो हमने अपनी समस्या, गांव की समस्या तो हल कर दी है जैसे तैसे, मगर ये प्रकृति के कारण हमारी जो फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर आएँ और हमारे खेतों की सब बारिश इतनी हुई लगातार हो रही है और रुक ही नहीं रही, और अगर इस तरह होता रहो तो क्या है, हम सरकार से अपेक्षा चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सरकार जो भी है हम लोगों की सुन लेवे और ऐसी बर्बादी देख लेवे, चाहे अपने प्रतिनिधि भेजे, चाहे जो भी हो। और हम लोग परेशान तो हैं ही, और क्या कर सकते निवेदन। वहीं सुल्तानपुर में बीते दिनों ट्रक पलटने से गायब हुई बियर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी की बियर के साथ 1,20,000 और 4 मोबाइल को मौके से बरामद किया है। दरअसल ये मामला बंधुआ कला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां थाना क्षेत्र में बीते 5 सितंबर को बियर से लदी अनियंत्रित ट्रक पलट गया था, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने ट्रक पर लदे 1,400 पेटी बियर में से 790 पेटी बियर गायब कर दी थी, जिसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सिद्धार्थनगर से सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी करने की खबर सामने आई है, जहां विकास खंड भनवापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलवार में 2 परिवारों के नाम 9 यूनिट नाम दर्ज है, पर राशन कार्ड बने उन्हें 2 साल हो चुके हैं और उनके हिस्से का खाद्यान्न हर महीने भी निकल रहा है, लेकिन कौन निकाल रहा है इसका नहीं पता। राशन कार्ड धारक शीला कुमारी के नाम पर 9 यूनिट दर्ज है, वहीं पर कोयली नाम से भी राशन कार्ड पर 9 यूनिट को दर्ज किया गया है। इनका राशन कार्ड बने 2 साल बीत चुका है, लेकिन आज तक इन्हें राशन नहीं मिल पाया है। राशन कार्ड जो है श्यामलाल जिगना ठाकुर को बनवाने के लिए दिया 2,000 रुपये, राम नरेश और तिलक राम, जिसमें उन्होंने जो है हमारे घर के परिवार का 8 नाम उसमें अंकित किए। उसके बाद जो है एक नाम जो है वो अपना उसमें डला लिए, और जब से राशन कार्ड बना तब से गल्ला जो है वो उठा ले रहे हैं और हमें गल्ला। लखीमपुर खीरी के मैलानी के बफर जोन में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंद दिया। बता दें कि आए दिन जंगल से निकलकर हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, लेकिन प्रशासन इस घटनाक्रम पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता है। मौलानी के बफर जोन जंगल के अंतर्गत आने वाले खरेटा बीट में हाथियों ने गन्ने व धान की फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके का मुआयना किया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।